નમસ્તે દર્શક મિત્રો. આજે આપણે વાત કરવાની છે ઈવીએમ ઉપર. તાજેતરમાં પ્રશાંત ભૂષણે ઈવીએમ સામે જે અરજી કરી છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં, એટલે વકીલ તરીકે પ્રેઝન્ટ થયા છે. એની સામે સુપ્રીમ કોર્ટે એમના જે દીપંકર દત્તા એમણે કહ્યું છે કે જે જૂના સમયમાં જે થતું હતું એ આપણને ખબર છે બેલેટ પત્રથી. આજે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીશું, કારણ કે આપણી સાથે મુંબઈથી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કામ કરતા પત્રકાર તરીકે ખૂબ સારું એવું નામ ધરાવતા વૈભવ પુરંદરેજી જોડાયા છે. હું એમનો હિન્દીમાં જ परिचय આપું છું. वैभव पुरंदरे जी लेखक और इतिहासकार है। उन्होंने नॉन फिक्शन बुक बेस्ट सेलिंग जो है वो 5 बुक लिखी है। उनकी जो लेटेस्ट बुक है वो शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग जगन्नाथ बुक्स द्वारा प्रकाशित है। उनकी इससे पहले हिटलर एंड इंडिया एंड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिज हेट्रेड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल, सावरकर द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व, बाल ठाकरे एंड द राइज ऑफ द शिवसेना एंड सचिन तेंदुलकर अ डेफिनेटिव बायोग्राफी। वो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में सीनियर एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। उनके आलेख है वो बीबीसी, यूके के इंडिपेंडेंट, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और अन्य कई प्रकाशनों में प्रसिद्ध हो चुके हैं। हमारे दूसरे अतिथि है जगदीश आणेराव जी। उनका परिचय देने की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अक्सर वो जुड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो नए दर्शक है उनके लिए वो नरोड़ा अहमदाबाद के कॉलेज है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, उसमें प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं और क्रिटिकल थियरी उसका उनका एक्सपर्टाइज का एरिया है। तो आज दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। नमस्ते आप दोनों का। वैभव पुरंदरे जी, आप बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में बार बार ईवीएम की विरुद्ध याचिका डाली जाती है हर चुनाव के समय, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? और सुप्रीम कोर्ट भी एंटरटेन करता रहता है बार बार, क्योंकि 2017 में पहली बार मायावती जी ने इसका कहा था कि ईवीएम के कारण बीजेपी जीत रही है। तो इसके बाद से लगातार प्रति वर्ष ये याचिका हर समय चुनाव आता है तो उसके पहले डाली जाती है। तो आपका पहला टेक क्या है? नमस्ते जयवंत जी, पहले तो शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पर। हैप्पी टू बी देयर एंड नमस्ते टू आनेराव जी, माय फ्रेंड। यस यस। तो मेरा पहला टेक इसमें तो ये है कि आज तक 2001 से लेकर 25 से ज्यादा पिटिशंस अनेक कोर्ट्स में ईवीएम को लेकर फाइल किए गए हैं। उसमें से 10 पिटिशंस कोर्ट में ही फाइल किए गए हैं और 16 पिटिशंस कम से कम अलग अलग हाई कोर्ट्स में, स्टार्टिंग विद द मद्रास हाई कोर्ट, जहाँ पे पहला पिटिशन सबसे पहले फाइल हुआ था वो था 2001 साल में। जब नए नए ईवीएम्स इंट्रोड्यूस हुए थे तब से 16 पिटिशंस अलग अलग हाई कोर्ट्स में फाइल हुए हैं। All these petitions have been thrown out by the different courts and the Supreme Court has also thrown out all those 10 petitions. अब इतना सब होने के बावजूद नए नए पिटिशंस, जब इलेक्शन का टाइम आता है तब नए नए पिटिशंस कोर्ट्स में फाइल किए जाते हैं और मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन पिटिशंस को अब तक एंटरटेन कर रही है, क्योंकि इन पिटिशंस को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा मत है। इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि इनको एंटरटेन क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो 25 से ज्यादा कोर्ट वर्डिक्ट्स है, 10 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स है ईवीएम्स के फेवर में कि ईवीएम्स आर साउंड एंड सेंसिबल, दे हैव बीन ट्राइड एंड टेस्टेड और उसमें कोई फ्लॉज नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि ये एक न्याय व्यवस्था का, कोर्ट्स का, लॉयर्स का, मीडिया का, पूरा सार्वजनिक जीवन का जाइगेंटिक वेस्ट ऑफ टाइम है ये। और इस वेस्ट ऑफ टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तय करना चाहिए कि जो केसेस ऐसे हैं कि उनमें उनका समय फॉर नो रीजन बर्बाद होने जा रहा है, जैसे ये ईवीएम्स के केसेस है, उनको एंटरटेन न करे
और जो महत्वपूर्ण केस है, जो सचमुच पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, उनको एंटरटेन करे और उनको सुने और अपना समय सही तरीके से उसका उपयोग करे। ये समय का दुरुपयोग है और ये कायदा जो न्याय व्यवस्था है उसका दुरुपयोग कुछ लोग, कुछ पिटिशनर्स कर रहे हैं। और ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पे फाइल होते हैं ये पिटिशंस। एक्चुअली दे आर पब्लिक न्यूसेंस पिटिशंस, पब्लिक न्यूसेंस पिटिशंस है, एंड दे शुड थ्रो आउट दिस पिटिशंस एंड नॉट एंटरटेन एंड एनकरेज देम। और ये मेरा स्पष्ट मत है। एक दूसरी चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, एक लेटेस्ट पिटिशन आया है जो डीएमके ने फाइल किया है। अब वो पिटिशन इंटरेस्टिंग है। का कारण ये है कि डीएम का पिटिशन ये कहता है कि ये नए ईवीएम से, इसमें टेक्नोलॉजी अपडेट की गई है और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग इस कारण है कि ये आर्गुमेंट तो हमेशा से की जा सकती है, क्योंकि ईवीएम का अपडेट तो होता ही रहेगा। जैसे हम भविष्य में जाते रहेंगे, नए नए इलेक्शंस आते रहेंगे, वैसे टेक्नोलॉजी भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती जाएगी, ज्यादा तंत्रज्ञान और विकसित हो जाएगा। तो हर बार अगर आप इस पे प्रश्न चिन्ह निर्माण करेंगे तो वो जो प्रश्न है वो एक्सपर्ट्स ने सॉल्व करने वाला प्रश्न है, वो कोर्ट्स ने सॉल्व करने वाला प्रश्न नहीं है। और कोर्ट शुड थ्रो आउट दिस पिटिशंस एंड नॉट वेस्ट देयर टाइम and the court's time and the time of the criminal justice system in these proceedings। ये मेरा स्पष्ट कहना है। जगदीश जी, यही प्रश्न पर मैं आपका भी फर्स्ट टेक जानना चाहूंगा कि इसमें पहला आपका रिएक्शन क्या है? जगदीश जी, हेलो जगदीश जी, आप अनम्यूट कीजिए आपका फोन। हेलो वैभव जी, तब तक जगदीश जी जब तक जुड़ते हैं हमसे, तो तब तक हम वैभव जी से पूछते हैं। ये जो एक बात कही गई है इसमें कि ईवीएम और वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन होना चाहिए। सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। हेलो जगदीश जी, आप अनम्यूट। हाँ सॉरी सॉरी, मुझे मुझे हाँ, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब कुछ भी। जगदीश जी अनम्यूट कीजिए। जगदीश जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ 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 हाँ, ओके। आपका फर्स्ट टेक। अच्छा, मारामाती। हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टेक इज सिंपल, लेकिन आई हैव गॉट टू टेक्स, नॉट वन टेक। मेरा पहला पॉइंट ये है कि एवरी इलेक्शन टाइम पर प्री इलेक्शन डेज होते हैं, जब सब फाइनलाइज हो जाता है कैंडिडेट्स वगैरह, उसके बाद सभी ईवीएम यानी पूरी सिस्टम, यानी बैलेट बॉक्स होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वीवीपैट, सभी का 100% टेस्टिंग होता है, मॉक टेस्ट होते हैं। और ये सब सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके या उनके रिप्रेजेंटेटिव या पार्टीज के रिप्रेजेंट उनके प्रेजेंस में होते हैं, उसके बाद ही सभी ईवीएम सिस्टम यूज में ली जाती है। तो 100% होने के बाद भी सभी कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि आप रैंडमली चूज करके किसी भी ईवीएम की सिस्टम आप अपने ढंग से चेक कर सकते हैं और मॉक ड्रिल लेके काउंट भी कर सकते हैं कि किसको कितना वोट मिला। उसके बाद ही ये सब ईवीएम सिस्टम होती है, यूज में आती है। तो पॉइंट नंबर ये है, जैसे वैभव सर ने बोला कि इट इज वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो ये भी इसके बाद जब कोई प्रश्न करता है तो जो भी प्रश्न करता है ईवीएम के सामने, वो अपने आप ही ऊपर ही डाउट करता है, इसीलिए मोस्ट इलॉजिकल केस है। नंबर टू, ये पूरी सिस्टम जो उसका विरोध करते हैं, डीएम हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या कोई भी हो, तो ये सभी की गवर्नमेंट्स आई ही है। तो मैं फिर से वही एक कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर, यानी कोई आगामी घटना होनी है तो जिसको वो कंसर्न होता है उसको पता होता है कि अभी ये होने वाला है। तो जिसको भी पराजय दिखाई पड़ता है ना, वही पीआईएल करता है। और जब वो जीतने की स्थिति में होते हैं तो ये कोई आवाज नहीं आती। तो आज मैं कह सकते हैं कि 4 तारीख को ईवीएम के ऊपर उसका मृत्यु का शोक सब मनाएंगे। वो आज से जो भी विरोध कर रहे हैं ईवीएम सिस्टम के ऊपर, वो है।
तो फर्स्ट है कि क्यों विरोध कर रहे हैं। नंबर 2, वैभव सर ने बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक दिए कि टोटल 26 अराउंड पिटिशंस हुई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चलो एक और पिटिशन सुनती है सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीपांकर दास जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। जब प्रशांत भूषण वो एक लॉबी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जर्मनी में ये है वो है, तो जस्टिस दीपांकर जी ने एक वाक्य में कहा, डोंट कोट जर्मनी, बिकॉज मैं जहां से आया हूं वहां जर्मनी से भी ज्यादा जनसंख्या है, और बैलेट पेपर में क्या होता था, आई हैव विटनेस टू दैट सिनेरियो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैं भी जब से वोटर बना सम 50 इयर्स बैक, तब से लेकर यानी एज ए वोटर भी वोटिंग किया है, और सभी सिस्टम जब बैलेट बॉक्स होते थे, बैलेट पेपर होते थे, और उसके बाद ईवीएम का सब सिस्टम जब से शुरू हुआ, तब से अभी ये इलेक्शन होनी है गुजरात में 7 तारीख को, तब तक मैं इलेक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हूँ। एट नो गिवन पॉइंट ये उसको कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये रिमोट का उसमें कोई से नहीं होता है, उसमें कोई चिप नहीं होती है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता है। तो ओनली पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ दैट बैलेट यूनिट एंड सेंट्रल यूनिट वो ये कर सकता है, यानी बैलेट इश्यू, और एक ही कर सकता है। जब वो बैलेट इश्यू होता है और वो स्विच दबाता है, 1 मिनट का खेल होता है, वो पूरा हो जाता है, उसके बाद किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वीवीपैट की बात करते हैं तो एवरी टाइम आफ्टर एवरी इलेक्शन वो मैचिंग होता है। तो millions of VVPAT papers have been matched by the election commission in the presence of all candidates or representative of all parties. Not a single case of mismatch has occurred during the course of say 20 years यानी 15 years जब से वीवीपैट आया तब से। तो इसीलिए सब ग्राउंड्स है ना वो बेसलेस है, वो इलेक्शन को कुछ इम्पैक्ट करने के लिए, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट की लॉबी है उनको लाभ पहुंचाने के अथवा तो कुछ ड्रैग कर सकते हैं। इसके लिए अभी वो एक पॉइंट आया कि वीवीपैट में लाइट होनी चाहिए, तो लाइट 24 आवर्स रख के यानी थ्रू रख के कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसके सामने वो वाटर आता है ना, वो हार्डली 10 मिनट्स का टाइम लेता है जब वो प्रेस करता है बटन बैलेट का, और उसके सामने वो दिखाई पड़ता है, 1 सेकंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो स्लिप नीचे आती है। तो ये ऐसा डाउट करने का लाइट होती है नहीं होती उसको प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो तब देखेगा जब उसने प्रेस किया बटन, उसके बाद ही वो देखेगा। तो द मोमेंट एनी वोटर प्रेसेस द बैलेट बॉक्स बटन, then only automatically the light of that VVPAT starts। तो उसके पहले होता नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, सभी पॉइंट मोस्ट इवैलिड है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये भी अंडरटेक किया है, सुन रहे हैं, और उन्होंने जो भी अभी स्टैंड अभी क्लियर नहीं किया, वर्डिंग दिया है, लेकिन स्टैंड इज प्रीटी क्लियर स्टैंड। उन्होंने जो बताया कि बैलेट बॉक्स के टाइम कर क्या होता था हमें पता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा टेक है। अभी सेकंड राउंड में कुछ और डिटेल्स भी देने वाला हूँ। वैभव जी, एक स्लेट नामक वेबसाइट है, SLAT। हाँ, एक मिनट में आता हूँ जरा। SLAT स्लेट में जो एक वेबसाइट है उसमें एरिक वेनर का आर्टिकल है। उसमें लिखा है उन्होंने कि इंडिया हैज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, व्हाई कांट द US। तो ये एक मानसिकता जो है कि भारत में EVM है तो अमेरिका में क्यों नहीं, ये अमेरिका वाले कह रहे हैं। लेकिन भारत में उल्टी मानसिकता है कि यदि हमारे विदेश में नहीं है तो हम कैसे उससे आगे बढ़ सकते हैं। विदेश में जो होगा वही अच्छा होगा, हमारे यहाँ जो होगा वो अच्छा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ उसमें कमियां रही जाएगी। तो ये जो मानसिकता है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि प्रशांत भूषण जी ने भी जर्मनी का उदाहरण दिया है और ऐसी देशों का उदाहरण दिया है जो भी देते हैं ये लोग। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है कुछ लोगों में, भारत में अभी भी वो मानसिकता बची हुई है। ये मानसिक गुलामी का चिन्ह है और इट्स अ साइन ऑफ मेंटल स्लेवरी। और इसका कारण ये है कि हम इतने साल से गुलाम थे, लेकिन अभी 75 वर्ष हो चुके हैं। भारत अपनी अस्मिता
अपनी 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 सोच, अपनी खुद की आइडेंटिटी लेकर आगे दुनिया में बढ़ रहा है। वो समय अब बीत गया जब भारत पश्चिम की तरफ देखकर अपने कदम आगे रखता था। एक समय वैसा था, वो समय अच्छा नहीं था क्योंकि हम गुलामी से बाहर निकल रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस गुलामी में रहना है, और जो ऐसा भी चाहते हैं कि भारत के लोग भी उसी गुलामी में रहे, और उनका उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो गुलामी का दौर अगर खत्म हो गया तो उनका जो कंट्रोल है ओवर द इकोसिस्टम, वो कंट्रोल ही पूरा पूरा भस्मसात हो जाएगा, वो कंट्रोल पूरा खत्म हो जाएगा। और वो कंट्रोल डर लग रहा है उस बात का, इसीलिए वो वैसे जानबूझ के, अभी उन लोगों को भी पूरी तरह से पता है कि ये जर्मनी का एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, या जापान का एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, या किसी छोटे देश का फिनलैंड का एग्जाम्पल वैलिड नहीं है। क्योंकि फिनलैंड का पॉपुलेशन देखिए और मुंबई का पॉपुलेशन देखिए, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन देखिए, मुंबई में ज्यादा लोग हैं न्यूजीलैंड से भी ज्यादा, मुंबई के एक इलाके में न्यूजीलैंड से ज्यादा लोग हैं। तो ये सब उदाहरण उनको भी पता है जो ये उदाहरण दे रहे हैं, कि ये गलत उदाहरण है, ये गैर लागू उदाहरण है। लेकिन जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए, पूरे सिस्टम में की विश्वासार्हता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करने के लिए, क्योंकि क्योंकि उनके फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं, इसीलिए इसीलिए पूरा जो काल चक्र उनकी उनकी दृष्टि से उनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन भारत की दृष्टि से भारत के फेवर में चल रहा है, वो उनको ठीक नहीं लग रहा, इसलिए जानबूझ के ये आरोप कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इनका ये उदाहरण है, ये डिसऑनेस्ट उदाहरण है, ये ऑनेस्ट उदाहरण है ही नहीं। जब वो जर्मनी और जापान की बात करते हैं, उनको भी पता है कि ये उदाहरण गैर लागू है, लेकिन वो जानबूझ के ये उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उनका इकोसिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये मेरा स्पष्ट आरोप है उन। सही बात है। जो हमारे यहाँ कोरोना की जो वैक्सीन है वो अच्छी तरह से डेवलप की गई, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन भी हमने देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से कोरोना को हम दूसरी लहर को अगर बात करें तो दूसरी लहर के अलावा हम उसको कंट्रोल कर सके। दूसरी लहर में काफी कुछ दिक्कतें आई क्योंकि एक साथ बहुत ही केसेस आ गए, लेकिन अमेरिका, इटली, यूके आदि जो देश थे उनकी कंपैरिजन में तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से हमने कंट्रोल किया। तो एक वैक्सीन, अभी हमने देखा कि वैक्सीन के लिए कितनी लॉबिंग की गई फाइजर के लिए, और फाइजर का क्या हुआ उसका उदाहरण। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ यूपीआई सिस्टम जो आज पूरा विश्व उसकी एक सराहना करता है कि यूपीआई सिस्टम हमारी कितनी अच्छी है, और दूसरे देश भी अभी अब धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। तो एफिल टावर में आप जाएंगे तो आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। यूएई में भी यूपीआई भी अभी उसका लागू हो गया। तो दूसरे देश भी आज वो सराहना कर रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि जो यूएस में है, यूके में, क्योंकि बेसिकली दे आर रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। यूएस भी देखे तो मूलतः ब्रिटिशरों के आधिपत्य वाला देश है। वो उनके विरुद्ध ही लड़कर वो स्वतंत्र हुए थे, यूके के विरुद्ध लड़कर। तो जो भी यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि जो ब्रिटिशर्स के देश है, हमें जापान की ओर नहीं देखना है, हमें सिंगापुर की ओर नहीं देखना है, हमें थाईलैंड की ओर नहीं देखना है, हमें हांगकांग की ओर नहीं देखना है। तो हमें देखना है केवल और केवल यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कनाडा भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। जगदीश जी, मेरा प्रश्न आपसे है। हाँ, आपने और मैंने भी कई इलेक्शन देखे। ये जो दीपांकर जी ने एक कमेंट किया कि पहले क्या होता था बैलेट के ऊपर, और वैभव जी ने भी वो देखा होगा, नलिनी सिंह ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उस समय, कुछ उसका नाम अलग था, स्टिंग ऑपरेशन नहीं बोलते थे, लेकिन एकदम वो बिना डरे वो किया था बिहार में जाकर कि कैसे गुंडे लोग आते थे और बैलेट में मतपत्र में मत डालने नहीं देते थे। और पहले शुरुआत में सबसे पहला इलेक्शन देखे तो उसमें भी रिपोर्ट में ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं उस टाइम पर अपने नाम दाखिल करवाने नहीं आती थी, तो एक विधिवत एक कैंपेन चलाया गया था कि महिलाओं के लिए कि आप अपना नाम एंटर करवाइए मत वोटर उसमें,
लिस्ट में। तो आपने देखा होगा, तो इसमें आपका क्या अनुभव कहता है कि पहले कैसे होता था, कितनी धांधली होती थी? मैं ये बोलना चाहता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो इलेक्शन नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसा होता है कि नाम नाम देंगे बहुत आप? शूटर्स थे, तो पीवी नरसिंह राव जी। तो उनका जब कांग्रेस वालों ने समय किया कि क्योंकि आपस आपस में झगड़ रहे थे कौन बनेगा चेयर पर, कौन बैठेगा, तो जो नेता अपने घर जाने के, आंध्र में जाने की तैयारी कर रहा था, जो इलेक्शन में भी नहीं थे, कैंडिडेट भी नहीं थे, तो इलेक्शन भी, चुनाव में भी नहीं थे, तो ऐसे पीवी नरसिंह राव जी को पसंद करना पड़ा पीएम पोजीशन के लिए। तो उसके बाद उन्होंने आंध्र से इलेक्शन में बाई इलेक्शन करना पड़ा, तो वहाँ वो कैंडिडेट थे। तो पॉइंट ये था, पहले बैलेट में क्या होता था कि 50 के यूनिट में बुक आती थी, बैलेट बुक। तो एक बुक में 50 बैलेट्स होते थे। तो किसी जगह वैसे मान लो कि 202 वोटर्स है, तो उनको 250 वाली बुक मिलती थी। तो वो काउंटिंग का तो कैसा था कि वो स्टैंप लगा के जाने देता था। तो पीवी नरसिंह राव जी के केस में ऐसा हुआ था बहुत सारे बूथ्स में कि 287 मान लो कि वोटर्स थे, लेकिन बूथ में से बैलेट बॉक्स में 300 निकले थे। तो जितने वोटर्स थे उससे भी ज्यादा उनका वोटिंग, उनको वोटर्स ने वोट दिए थे बैलेट पेपर में। तो स्थिति ही आई कि वो काउंटिंग रुकवाना पड़ा था कि भाई ये तो प्रेस्टीज इश्यू हो गया है कि 100 वोटर्स में है लेकिन 200 निकलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये बैलेट पेपर की हिस्ट्री वो जस्टिस दीपांकर सर ने बातों बातों में ही बता दी। बिहार में क्या होता था, हमें सभी वो गन लेके आते थे और चले जाओ तुम्हारा वोट हो गया है, वो स्टैंपिंग करते थे। मैंने भी पार्टली ये देखा है कि कैसे वो करते थे, क्योंकि मैं गुजरात के कुछ गाँव में मुझे जाना पड़ा था, सौराष्ट्र में भी। तो आई हैव विटनेस टू दैट। ये वो बोलते थे आपके वोट डाल दिए गए, आप चले जाओ। खास करके गाँवों में क्या होता था, वो जो गरीब लोग थे उनके तो वोट कभी उनको दिया ही नहीं था, फिर भी वोट चले जाते थे। और ये भी आज जो हैदराबाद में परसों हुआ, वो उसका ही एक काउंटर पार्ट है। तो ये होता था। अभी ये कंट्रोल हो गया है क्योंकि सभी जगह वेरिफिकेशन भी होता है। इसके कारण ये जो इलेक्शन यानी वो ईवीएम के सामने जो प्रश्नार्थ चिन्ह खड़े किए, तो उन्होंने बोला आपको सभी जगह पर शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, यही आंसर है कि भाई अब यू आर रॉन्ग। उन्होंने बताया जो अच्छी बात है, एक बात तो स्वीकार करो, ये जस्टिस, दोनों जस्टिस है, खन्ना सर और दीपांकर सर, उन्होंने बताया। तो ये मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि उन्होंने अभी वर्डिक्ट नहीं दिया है, फिर भी those who are aware with the system of judiciary, then they can find that this is their verdict or this is the stand, this is the take of the Supreme Court, though it is to come out in a couple of days or maybe weeks time. तो मेरा ये पॉइंट है कि बैलेट पेपर सभी दृष्टि से, यानी आप भी डाल सकते हैं क्योंकि उसका कोई होता ही नहीं। महिलाओं का आपने बताया, तो मेरा पॉइंट ये है कि महिला वोटर है या नहीं, ये वो प्रश्न नहीं होता है, वो इश्यू नहीं है। लेकिन क्या इश्यू क्या है कि जितने बैलेट पेपर एक में 50 होते थे, तो 50 ही 50 फाड़ के स्टैंप लगा के दे दो। जैसे पाकिस्तान में आर्मी करती है ना कि भाई इमरान खान के वोट पहले से ही बैलेट बॉक्स में डाल दो, यानी अगर वो हार रहा है तो। कई देश ऐसे भी लोकतांत्रिक कहलाने वाले कि एक ही कैंडिडेट होता है फिर भी उसके नाम के वोटिंग होता है। तो ये सब सिस्टम बैलेट पेपर में हम देख सकते हैं। आई हैव विटनेस टू दैट विविडली। तो जो भी मिसयूज होता था, तब वो जो इलेक्शन जो होता था, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके हाथ में सब था, वो भी अपने आप कोई होता था तो वो डाल देता था। ये भी आई हैव सीन कि ये होता था। ये सब कंट्रोल आ गया, अभी रिकॉर्डिंग होता है और लाइव भी टेलीकास्ट, यानी वो नेट से जुड़ के भी इलेक्शन कमीशन लाइव देखते हैं कि कई सिस्टमों पर क्या हो रहा है। सीसीटीवी कैमरास भी सभी जगह इनेविटेबली होते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी बाय डिफॉल्ट होता रहता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी आई है, इसीलिए उनको लगता है कि अभी हम वो स्टैंपिंग नहीं कर सकते, बोगस नहीं कर सकते। वो ही लोग, मुझे याद है कि एक बार बीजेपी ने भी इश्यू किया था पहले, लेकिन उनको पता चला तब से दे हैव नॉट डन एनीथिंग अगेंस्ट ईवीएम सिस्टम।
आपको पता है कांग्रेस वालों ने लंदन में भी 2 साल पहले कैसा सिस्टम बनाया है, लोगों को बताने के लिए बोला कि देखो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बार बार चैलेंज दिया है कि आप आओ और प्रूव करो, आपको जो भी एप्रीहेंशन है वो बताओ, वी आर रेडी टू एड्रेस। एक भी, ये इंक्लूडिंग जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं लॉबी के लिए, उनमें से कोई पण, नहीं कपिल सिब्बल आए, नहीं ये प्रशांत भूषण आए, नहीं कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि आया, कोई आया नहीं। तो उसका मतलब ये है, आई मे रिपीट दिस प्रोवर्ब अगेन, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। उनको पराजय हर बार दिखता है, तो अब एडीआर के माध्यम से या किसी और माध्यम से प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन वो स्टैंड अभी जो जस्टिस दीपांकर जी ने लिया या खन्ना जी ने लिया, वो दोनों माननीय न्यायमूर्ति का स्टैंड बहुत क्लियर है। वैभव जी, ये एक बात है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई, तो उसके विरुद्ध आम आदमी पार्टी के ही एक फॉर्मर मेंबर है उनके, तो उन्होंने एक पिटीशन की। तो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने संदीप कुमार को बहुत ही झाड़ दिया कि आप बार बार क्यों पिटीशन करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 पिटीशन उन्होंने खारिज कर दी थी कि सीएम के रूप में उनको दूर किया जाए। तो 2 बार यहाँ पर होता है और तीसरी बार कोई करता है तो उसको हेवीली उसके ऊपर चिल्लाते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, डांटते हैं। तो यहाँ पर हाँ। तो लगातार 2017 से हम देख रहे हैं, उससे पहले आपने बताया कि उससे पहले भी 2001 से ये सिलसिला चला आ रहा है। तो 2017 से तो हर चुनाव के समय, मतलब प्रति वर्ष 7-8 बार ये हो चुका है। और जैसे जगदीश जी ने भी बताया कि इलेक्शन कमीशन ने भी समय दिया था कि आप आइए और साबित कीजिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उन्होंने विधानसभा में ये एक वो किया था डेमोन्स्ट्रेशन कि हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के समय पास के जाने के बाद वहां पर नहीं किया, वो वहां गए ही नहीं। एनसीपी सिर्फ गई थी, लेकिन वो साबित तो नहीं कर पाए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बार बार ऐसी पिटीशन करके सुप्रीम कोर्ट का और हमारे जनता का पैसा बर्बाद करना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए मेरा मत ये है कि नॉट ओनली शुड दिस पिटिशंस बी डिसमिस्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटरटेन तो नहीं करना चाहिए, ये तो है ही, लेकिन मैं उससे आगे जाकर कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कॉस्ट इम्पोज करने चाहिए। मतलब इनको बोलना चाहिए कि अभी आप सब लोगों का टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ पब्लिक न्यूसेंस पिटिशन, तो आप इसके कॉस्ट भरिए। जब तक ये नहीं होता तब तक ये न्यूसेंस चलता रहेगा, हर इलेक्शन में चलता रहेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड तो होती रहेगी, तो जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, वैसे हर साल फिर पिटिशंस नए आते जाएंगे। तो क्या हर बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से पिटिशन सुनने वाला है? और जैसे आने राव जी ने सही कहा बिल्कुल कि इलेक्शन से पहले ही सब पॉलिटिकल पार्टीज, उनके प्रतिनिधियों को ये दिखाया जाता है, देयर हैज बीन ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन ईवीएम्स फॉर मोर देन 25 years नाउ। और क्या चाहिए? तो जैसे अपडेट होते जाएगा उस तरह ज्यादा वैसे ही ज्यादा पिटिशंस आते जाएंगे, क्योंकि ये अपडेट ठीक नहीं है, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट ठीक नहीं है, ये गलत है, वो गलत। इसलिए इस पर कहीं तो बंदी लाने के लिए, और वो इस कारण के लिए बंदी लानी है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए नहीं कि वो पिटिशन नहीं होना चाहिए। जो सही पिटिशन है वो होना चाहिए, लेकिन ये जो फ्रिवलस पिटिशन है वो नहीं होने चाहिए। तो उस पर कहीं तो रोक लगना चाहिए। डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने एक कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए कि आप खर्चा भरो, जो कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है, जो सार्वजनिक जीवन में इंस्टीट्यूशन का टाइम वेस्ट हुआ है, उसके लिए आप भरपाई दो। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और दूसरी चीज मैं अगर ऐड करूं इसमें, और एक चीज कि एक आर्गुमेंट उसके आगे जाते वक्त होगा और अभी भी हो रहा है, जैसे प्रशांत भूषण के और डीएमके के पिटिशन में भी है, ये आर्गुमेंट है। प्रशांत भूषण ने खास करके कहा है कि द सिस्टम इज नॉट 100% परफेक्ट। अभी ये आर्गुमेंट तो आप किसी भी सिस्टम के बारे में कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में भी ये आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो क्या डेमोक्रेसी को हम लोग निकाल दें?
और दूसरी व्यवस्था लेके आए। कौन सी भी सिस्टम उसमें इम्प्रूवमेंट और सुधार और सुझाव के माध्यम से वो सुधार होते रहते हैं। और यही एक गलती सुप्रीम कोर्ट से, मेरी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वर्डिक्ट दिया, वो बिल्कुल गलत वर्डिक्ट दिया। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ। इसका कारण ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कमियां जरूर होंगी और थी भी, और वो कमियां निकालने की जरूरत है। What they have done is they have thrown out the baby with the bath water, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, throw out the baby with the bath water। तो पूरी स्कीम ही कैंसिल कर दी। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ये अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का मेथड है, और ये मेथड भारत में नहीं चलना चाहिए कि एक सिस्टम नहीं चल रही है उसको फेंक दो। नहीं, वो सिस्टम में बदलाव लाइए, उसको और अधिक मजबूत, उसको और अधिक ट्रांसपेरेंट, उसको और अधिक सशक्त बनाइए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सिस्टम और अधिक सशक्त बनाई जा सकती थी। उसी तरह से ईवीएम की भी सिस्टम, अगर उसमें भविष्य में कोई कमियां आए, नए तंत्रज्ञान के साथ कुछ कमियां आए, तो उस तंत्रज्ञान में सुधार हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ईवीएम खत्म कर दो, या 100% पेपर ट्रेल कर दो, या लाइटिंग बढ़ा दो। ये कौन से सजेशन है? मतलब व्हाट काइंड ऑफ सजेशंस आर दीस? इसलिए कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट। डू नॉट थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। इंप्रूवमेंट्स कीजिए। किसी भी सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना जरूरी है। राजनीतिक पक्षों को भी, पार्टीज को भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की जरूरत है। इसमें हम अभी बीएसपी और डीएमके की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कुछ सालों पहले, 10-12 सालों पहले ईवीएम पर आपत्ति जताई थी और आक्षेप लिया था, तो वो आक्षेप भी गलत ही है। तो हर राजनीतिक पक्ष को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, एक विश्वास के साथ चलना है। अब 99 से हम लोग ईवीएम लेके चले हुए हैं देश में। 99 में when there was broad political consensus, कुछ असेंबली इलेक्शंस में ईवीएम्स का पहले इस्तेमाल हुआ। फिर 2004 से लेकर लोकसभा इलेक्शंस में सभी 543 सीट्स, एवरीवेयर देयर इज ईवीएम। 545, 543 सीट्स, एवरीवेयर देयर इज ईवीएम। अब 25 साल हो गए उसको। 25 साल के बाद हम पूरी सिस्टम चेंज करने वाले हैं क्या? तो ये किस तरह का डिबेट हमारे कोर्ट्स में चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए जो कमियां हैं वो आगे भी दूर हो जा सकती है। इलेक्शन कमीशन को प्रेयर करके कमियां दूर हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ बैठकर ट्रांसपेरेंसी और भी एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर ला सकते हैं। लेकिन ये कोर्ट में जाना, टाइम वेस्ट करना और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, ये बिल्कुल गलत है। सही बात है आपकी। एक बात ये भी है कि यूएस में पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें ट्रम्प ने बहुत ही एलिगेशन किए थे कि कई राज्य में धांधली हुई है। तो ऐसा नहीं है हमारे पास। क्या है इसका एक मैंने दूसरी एक डिबेट भी की थी, उसमें कई एक्सपर्ट ने बताया था कि एक पूरा जो मीडिया है, वो मीडिया CNN हो या फिर दूसरा कोई यूके का भी ले लीजिए, तो वो सब लेफ्ट लिबरल ज्यादा है। तो हमारे पास क्या है कि वो खबर नहीं आती फ्रॉम राइट पर्सपेक्टिव। तो अभी ट्विटर आ गया है, तो ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी खबर हम तक पहुंच रही है कि यूएस में भी धांधली होती है और हो सकती है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ईवीएम के कारण हमें पता है कि पहले, या मैं 1995 की बात करूं, मुझे याद आता है, तो उसमें कितने दिन लगते थे परिणाम आने में, नतीजे आने में। क्योंकि जो बैलेट पेपर से आप काउंटिंग करेंगे और उसमें भी एजेंट है वो ऑब्जेक्शन लेगा, तो बहुत सारे दिन निकल जाते थे। 1 या 2-3 दिन तो लग ही जाते थे कि फाइनल परिणाम आने में। तो अभी क्या होता है कि एक ही दिन में, और वो भी दोपहर तक, पिक्चर सारा क्लियर हो जाता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, और कई सारे विक्ट्री भी घोषित हो जाती है। तो ये जो हमारी सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। उसमें सुधार हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ये बात अच्छी नहीं है तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी सिस्टम पर प्रश्न खड़े करना, जैसे वैभव जी ने भी बताया और जगदीश जी ने भी बताया, ये पब्लिक न्यूसेंस है। और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, चाहे वो प्रशांत भूषण ही सामने क्यों ना हो,
उससे डरे बिना सुप्रीम कोर्ट में जब ये साहस आएगा न्यायमूर्तियों में कि ये प्रशांत भूषण है, ये कपिल सिब्बल है, तो आप बिना डरे उससे भी कह सकते हैं कि नहीं, ये आप बार बार हर प्रतिवर्ष चुनाव के पहले आ जाते हैं और ऐसी पिटीशन डाल के हमारा समय बर्बाद करते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट आउटराइट रिजेक्ट कर सकता है, ऑन द बोर्ड भी नहीं ले सकता है। वो इच्छे तो कि भाई बोर्ड में ही नहीं लेना है, ये इश्यू है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चलो बोर्ड पे ले दिया तो उसमें आप ये कह सकते हैं, भारी जुर्माना भी डाल सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में संदीप कुमार की पिटीशन पे हेवीली उनको कह दिया। तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी डिसाइड करना होगा, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार तीसरी बार चुन के आने ही वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और चुन के आएगी तो जुडिशियल रिफॉर्म्स बड़ी मात्रा में होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जो भी मोदी सरकार के कानून आए हैं, चाहे वो सीए हो चाहे फार्म्स लॉ हो, वो सभी वो ट्राइड एंड टेस्ट, उसको यदि सुप्रीम कोर्ट उसको मंजूर करता है तभी मतलब हो सकता है। ऐसा एक प्रचलन बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसके ऊपर टिप्पणियां समय समय पर की है। पीआईएल जीवी भी कहा है कि पीआईएल यदि न होते तो उनका क्या होता। तो ये एक जुडिशियल रिफॉर्म्स होके रहेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस है लाखों की संख्या में, वो पेंडिंग रहते हैं, और ऐसी जो फालतू पिटीशन होती है वो आ जाती है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का काफी समय बर्बाद होता है। तो इस डिस्कशन में हमने ये बात की। हमारे साथ जुड़े वैभव पुरंदरे जी और जगदीश आणेराव जी, आप दोनों का खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। गुड, थैंक यू जयवंत जी।